Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in the very first set of MCQs we talked about 20 MCQs उनको अच्छे से डिस्कस किया and I got very good response और मैंने आपसे कहा था कि आज ही मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड और थर्ड सेट भी आपके साथ शेयर करूं क्योंकि पेपर्स आपके बहुत करीब हैं. So here is the second set. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको जल्दी से जो है, क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो MCQs पे होता है, मेरी बातों पे नहीं होता, तो मैं भी टाइम नहीं आपको जाया करूंगा. So the very first MCQ says she spoke in dash soft voice and with dash honest heart. आप देखिए मैंने उसी पैटर्न पे लिखा है सेकंड सेट को इंटेंशनली ताकि आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकें जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी. अब दो हमारे पास ब्लैंक्स हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्लैंक को देखना है. She spoke in dash soft voice. In a soft voice, again the same option. In the soft voice नहीं हो सकता, in an soft, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली सी और डी जो है वो इनकरेक्ट हो गए. ठीक है, दिस इज हाउ हमने दो पे, अब हमने इन दो को देखने. एंड विद डैश ऑनेस्ट हार्ट. अब देखें ऑनेस्ट, ये हमारे पास यहाँ पे एन आ जाएगा. अब यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली, बच्चे कहते हैं कि सर ए ई आई ओ यू, only these are the vowel letters, so H is not a vowel letter, so why this is N here. ठीक है, this is the basic the right option. तो बच्चों उसका आसान जवाब ये है कि एक तो ये कि ये these are vowel letters not the vowel sounds. Sound is something different. ठीक है, और जो मैं आपको ट्रिक बताऊं पेपर में, वो ट्रिक ये है कि वो लफ्ज, कोई भी लफ्ज अगर अलिफ मदा से या अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, वो वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. अब ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट को मैं उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करूंगा कि ऑनेस्ट को मतलब ईमानदार होता है. ऑनेस्ट को मैं अलिफ वाव नून ये सीन टे. ठीक है, क्योंकि अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका जो साउंड है दैट इज बेसिकली अ वॉल साउंड. आप एलिफेंट देखें, आप अम्ब्रेला देखें, आप एग देखें, तो जितने भी वर्ड्स जो कि अलिफ से या अलिफ मद्दा के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं दोज आर वॉल साउंड्स. उससे पहले हम एन लगाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द राइट, सॉरी this is the right option. ठीक है, this is not the right option. Second MCQ is the crowd cheered loudly as at the victory. The underlined word crowd collective word है, abstract noun है, common noun है, material noun है. And I hope you're familiar कि common और material तो नहीं है. ठीक है, material वो होता है जिससे आगे मजीद चीजें बनाई जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कहोगे कलेक्शन है क्योंकि ज्यादा लोग हैं, और एब्स्ट्रैक्ट भी है. कुछ बच्चे कहेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट का आपने बताया था जिसको आप टच ना कर सकें, तो क्राउड है, क्राउड को आप टच तो नहीं कर सकते ना क्योंकि एक जनरल वर्ड है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्राउड को टच कर सकते हैं ना, क्राउड के किसी मेंबर को तो हम टच कर सकते हैं ना. ठीक है, अब सारे के सारे क्राउड को चलो एक एक करके टच करना शुरू कर दो. क्राउड में फॉर एग्जाम्पल 20 बंदे हैं तो 20 के 20 बंदों को टच किया जा सकता है ना. तो ये बता रहा हूं कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को लेके. तो आपने जब उसका आंसर निकालना है तो आपने उसको हर पर्सपेक्टिव से सोचना है. ठीक है, क्योंकि कलेक्शन को शो करता है, क्राउड का मतलब होता है हुजूम, और हुजूम जो है वो एक बंदे से नहीं होता, मुख्तलिफ बंदे मिलते हैं तो हुजूम होता है. तो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, और इसका दूसरा नाम क्या है, कलेक्टिव नाउन का एक और नाम है, वो आपने मुझे कमेंट करना है और बताना है कि वो क्या हो सकता है. उसको हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, एक और नाउन भी होता है. ओके जी, दिस इज MCQ नंबर 3. दे themselves completed the entire project. मैंने आपको सेल्फ और सेल्स वाले MCQs के बारे में पिछले सेट में बताया था कि आपने क्या करना है. What was the trick? Just tell me what was the trick. Okay, those who answered subject verb object, very well done. जिनको नहीं समझ आया उनको दोबारा से सुनना है इस बार, कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में से आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, उससे आपको पता चल जाएगा. नाउ इसमें हमारे पास, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट इज दे कंप्लीटेड, सो दिस इज द वर्ब पोर्शन. दे कंप्लीटेड व्हाट, द एंटायर प्रोजेक्ट. बेसिकली दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट इज ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस. अगेन देमसेल्व्स इज नॉट ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस, तो अगर तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होता तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता. अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे नहीं है तो ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है. एम्फेटिक प्रोनाउन का भी एक नाम होता है और वो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, ये भी आप मुझे जरा कमेंट करें ना कि एम्फेटिक प्रोनाउन का दूसरा नाम क्या है. ठीक है, सो ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है. पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये नहीं है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे होता तब रिफ्लेक्सिव होता. दिस इज बेसिकली एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस. ठीक है, ये हमने पहले सेट में ये चीजें देख ली, इसलिए मैं आप पे ज्यादा इस पे यहाँ पे टाइम जाया नहीं करूंगा. He has much patience and calmness.
he has much patience. The underlined word is an example of adjective. Adjective ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव की ही टाइप्स हैं, सो वी आर नॉट लुकिंग इनटू कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, हमने देखना है कि ये लफ्ज। तो अगेन जैसे हमने पिछले सेट में किया था, क्वालिटी कहते हैं मयार को, कोई चीज अच्छी है या बुरी है। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। पोजेसिव जिसमें पोजेशन शो की जाती है, ऑनरशिप शो की जाती है, कोई ऑनरशिप इस सेंटेंस में शो नहीं हो रही। और डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आंसर होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हमारे पास राइट आंसर है। Anna loves reading. She spends hours in the library. This is the example of dash reference. हाँ, नया कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डाला रेफरेंस का। We have anaphoric reference, we have cataphoric reference, exophoric reference and cross reference. तो यहाँ पे मैं एक दफा आपको समझा दूं, क्योंकि हमने ये पिछले सेट में ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू नहीं किया। अच्छा, Anna loves reading. She spends. अब यहाँ पे she मेरे पास प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोनाउन है। she किसका प्रोनाउन है, एना का। और एना शी का क्या है, दैट इज एंटीसीडेंट, ठीक है। ये बात एक दफा आप सुन लें कि ये तो मेरे पास हो गया प्रोनाउन। अगर आपसे पूछे कि ये प्रोनाउन शी है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम कहेंगे एना के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एना इज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन शी, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब अगर वो रेफर बैक कर रहे हैं, शी से मुराद एना है जो कि पहले लिखा हुआ है, ठीक है, पहले लिखा हुआ है, तो दैट इज एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक मींस वो बिफोर, पहले लिखा हुआ है। ए एबीसी में पहले आता है, सी एबीसी में बाद में आते हैं, यानी कि ए बी सी सी बाद में आता है। तो अगर आफ्टर होता, अगर ये जो प्रोनाउन हमारे पास शी है इसका आंसर आगे होता, तो दैट वुड बी अ कैटाफोरिक रेफरेंस। क्योंकि ये पहले है तो दैट वुड बी दैट इज बेसिकली द एनाफोरिक रेफरेंस। अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि एक्सोफोरिक रेफरेंस क्या होता है। केमिस्ट्री के बच्चों को पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब ही आउट होता है। ऐसा प्रोनाउन, एक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यूज हुआ जिसका आंसर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है, दैट इज एक्सोफोरिक रेफरेंस, ठीक है। अब शी का आंसर इस सेंटेंस में मौजूद था ना, एना, हमें इस कॉन्टेक्स्ट में मिल गया, तो दिस इज बेसिकली एंडोफोरिक रेफरेंस। उसको कहते हैं एंडो, ENDO, एंडोफोरिक रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सोफोरिक, जिसका मतलब आउट, यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका आंसर मौजूद नहीं होता। ये शायद आपके लिए एक नई चीज हो, क्रॉस रेफरेंस। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस इज द रेफरेंस इन विच जो आपकी बुक के अंदर, उसी बुक के अंदर कोई रेफरेंस होगा, रेफरिंग द रीडर टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बुक, अनदर पार्ट ऑफ द सेम बुक, अ डॉक्यूमेंट और अ सोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में लिखा हुआ है कि सी चैप्टर 7 फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी चैप्टर 7 फॉर मोर डिटेल्स। हो सकता है चैप्टर 7 पूरे पूरा जो है वो 10 पेजेस का चैप्टर और वो सारे का सारा जो है वो उस पे है, फोटोसिंथेसिस पे है। तो उसी बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स छोड़ के कुछ पहले या कुछ बाद में, तो दिस इज बेसिकली अ क्रॉस रेफरेंस। आई होप के आपको ये अच्छे से समझ आ गया। To err is human, the word to err functions as infinitive, gerund, participle, modal verb. So infinitive होता ही है to plus base form, base form से मुराद first form of verb। तो ये हमारे पास to plus first form of verb है, तो this is the example of infinitive, simple infinitive भी इसको कहते हैं और इसको हम to infinitive भी कहते हैं। Let me write here, इसको हम simple infinitive भी कहते हैं और इसको हम to infinitive भी कहते हैं। Okay, जी, 7th MCQ says she said that she was tired. The given sentence is a simple sentence, compound sentence, complex sentence, or a compound complex sentence. She said is the first part, that she was tired is the second part. ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉज है, ये हमारे पास दूसरा क्लॉज है। क्योंकि ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूं सेट में, दैट से स्टार्ट हो रहा है जो कि फैन वॉइस में से नहीं है। सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही क्लॉज होता है, ठीक है। तो इसमें तो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। अब कंपाउंड में क्या होता है कि फैन वॉइस में से कोई कंजंक्शन यूज होता है, इसमें से फैन वॉइस में से कुछ यूज नहीं हुआ। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अगर एक से ज्यादा कंजंक्शन होते तो फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जाम्पल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। Okay, the next MCQ is MCQ number 8 and it says the story that you told was very interesting. The underlined clause is an. अब उसने बता दिया कि ये clause है, so हमें phrase को देखने की जरूरत नहीं है, ये clause ही है। अब मुझे देखना है कि ये noun clause है। Noun clause किसको आंसर करेगा? Yes students, I cannot hear you but let's assume that you are answering me. Yes, what को आंसर करेगा?
ठीक है, व्हाट का आंसर कोई चीज होगा और हु का आंसर सारा कोई शख्स होगा। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सारी की सारी बात समझ में आ जाए, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? दैट यू टोल्ड, इसमें तो पूरी बात समझ में नहीं आई अगर ये इस दैट की वजह से। अच्छा जी, इस पूरे अंडरलाइंड पोर्शन का ताल्लुक किसके साथ है? स्टोरी के साथ। बेसिकली द सेंटेंस वाज द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हिच स्टोरी? दैट यू टोल्ड। ठीक है, दैट यू टोल्ड। तो इस पोर्शन का, अंडरलाइन पोर्शन का ताल्लुक इसके साथ स्टोरी के साथ है, जो कि एक नाउन है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं और आपके ऊपर से नहीं गुजर रही। Okay, the train stopped at the station. The underlying part of the sentence is a noun phrase, adverb phrase, adjective phrase, prepositional clause. Now, यहाँ पे clause भी है और यहाँ पे phrase भी है, तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये clause है phrase है। At the station, station पर। इसमें तो verb कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका मतलब clause तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इस ऑप्शन को आपने फौरन से साइड पे कर दिया। The train stopped at the station. The train stopped where? ये वेयर को आंसर कर रहे हैं, आपको पता चल गया ये मेरे पास एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। रीजन भी हो सकता था अगर बिकॉज से स्टार्ट होता, कंसेशन हो सकता था, कंडीशन हो सकता था। सो एडवर्ब की ये आई होप कि भी आपको अच्छे से समझ आ गई है कि ये प्लेस को आंसर कर रहे हैं, वेयर को आंसर कर रहे हैं। सो दिस मींस दिस इज एडवर्ब। If you talk about the 10th MCQ, it says he spoke so softly that no one could hear him. This is adjectival clause, adverbial clause, noun clause, independent clause. देखिए आपने सबसे पहले देखा कि मैं उसमें से देखता हूं कि ये मिक्स्ड ऑप्शन तो नहीं है, सब क्लॉज के हैं, दिस मींस कि क्लॉज ही है। अब मुझे देखना है कि एडजेक्टिव हुआ तो वो अभी हम ऊपर कर चुके हैं कि वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब हुआ तो वो वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। नाउन हुआ तो हमने सीखा है कि वो शायद व्हाट को आंसर करे। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो जिसमें सारी की सारी बात समझ में आ जाती है। इंडिपेंडेंटली ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दैट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो भाई साहब पहली साइड पे हो गए। अब जरा लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। ओके, ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट नो वन कुड हियर हिम। इज दिस एन एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव है तो ये ही को मॉडिफाई करेगा, तो ये ही को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। नाउन क्लॉज व्हाट को आंसर कर रहा है? ही स्पोक सो सॉफ्टली, नहीं नाउन को भी नहीं कर रहा, तो पीछे हमारे पास यही बचा, यही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं कैसे। He spoke so softly that no one could hear him. तो ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये किसको आंसर कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट, हाउ को आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाउ को आंसर कर रहे हैं, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है। वेरी गुड। जब आपने एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्बियल फ्रेज आपने देख लिया बच्चों, तो आपने देखना है कि वो व्हाट को आंसर कर, सॉरी वो वेयर को आंसर कर रहे हैं, व्हेन को आंसर कर रहे हैं, हाउ को आंसर कर रहे हैं, हाउ मच को आंसर कर रहे हैं। तो उस किसी न किसी कैटेगरी में वो फॉल लाजमी करना चाहिए। ठीक है, चलें जी 11th MCQ को देखते हैं। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट सेट्स द सीन एंड इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। ये आपको मैंने पिछले सेट में भी बना के दिखाया था। दिस इज द एक्सपोजिशन पोर्शन, दिस इज द राइजिंग एक्शन, दिस इज द क्लाइमैक्स, दिस इज द एंटी क्लाइमैक्स, जिसको फॉलोइंग एक्शन भी कहते हैं, दिस इज द रेजोल्यूशन या जेन्युइनमेंट हमने पढ़ा था। सो क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो दिस इज द एक्सपोजिशन पार्ट, टू एक्सपोज समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग बेसिकली। ओके, ये बहुत आसान था इसलिए हम इस पर टाइम नहीं जाया कर रहे। आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू डू दैट। मैं आपको 10 लाख दफा बता चुका हूं। सो दिस इज हाइपरबोली, हमने पिछली बार भी देखा था कि दिस इज एग्जैजरेशन, मुबालगा आराई की जा रही है। ठीक है, सो दिस इज हाइपरबोली। पीटर पाइपर पिक द पेक ऑफ पिकल्ड पेपर। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो प्रोमिनेंट चीज है दैट इज द इनिशियल प साउंड, द इनिशियल पी साउंड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलिटरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज इज नोन एज। बच्चों देखो, यहां पे वर्ड है, लफ्ज है या फ्रेज है, उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, अलिटरेशन कहते हैं। अलिटरेशन तो हमने देख लिया, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे लेटर्स हैं, इनिशियल लेटर्स हैं, यहाँ पे इनिशियल वर्ड्स हैं, पूरे का पूरा लफ्ज जो एक जैसा होगा। ठीक है, सो एनाफोरा एजोनेंट्स, एजोनेंट्स भी नहीं है क्योंकि ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वॉल साउंड्स के लिए है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है तो दैट इज अलिटरेशन, और वॉल साउंड है दैट इज कॉल्ड एजोनेंट्स। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था एनाफोरा।
ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स आर रिपीटेड। एपोस्ट्रोफी क्या होता है आप बताएंगे, मैंने फर्स्ट सेट में बताया हुआ है आपको। ठीक है, एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एक तो एपोस्ट्रोफी हो गया ना, एपोस्ट्रोफी एस, ये वो एपोस्ट्रोफी की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, ये हो रही है फिगर ऑफ स्पीच की। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये एपोस्ट्रोफी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि आपको सेट 1 में बता चुका हूं मैं। Moving towards the 15th MCQ, the moon smiled down on us. Moon जो है inanimate object है और वो smile कर रहा है, so this is personification straightforward. Identify the adjective phrase. The house with the blue door belongs to my aunt. तो हमने देखना है adjective phrase. बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया कि adjective का मतलब ये है कि आपने उस सेंटेंस के अंदर से क्या तलाश करना है, उस सेंटेंस के अंदर से आपने नाउन या प्रोनाउन को तलाश करना है। तो इसमें हमारे पास एक ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, विद द ब्लू डोर, डोर हमारे पास यूज हुआ है, बिलोंग्स टू माई आंट, तो हमारे पास ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब आपने देखना है कि फ्रेज उसी के साथ, ये जो हमने अंडरलाइन पोर्शन किया है नाउन या प्रोनाउन को, इसको कौन सी फ्रेज जो है वो मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कौन सी फ्रेज को मॉडिफाई। हाउस विद द ब्लू डोर, अगर मैं इसकी बात करूं विद द ब्लू डोर, तो ये मॉडिफाई कर रहे हैं हाउस को, लेकिन यहाँ पे माई आंट ये तो सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पे फ्रेज है वो एक ही है, विद द ब्लू डोर, सो विद द ब्लू डोर इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से जब एडजेक्टिव की बात होगी तो पहले आप नाउन और प्रोनाउन को देख लें, फिर देखेंगे वो कौन सी फ्रेज है जो उनको मॉडिफाई कर रही है, उन पे कमेंट कर रही है। 17th MCQ says pick the correct synonym for the serenity. You don't know the meaning. Calmness, positive connotation; noise, negative connotation; anger, negative connotation; conflict, negative connotation. Again, अब देखा काम किया ना उस ट्रिक ने आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा कि we had 3 negatives and 1 positive, so positive is the right answer here. हाँ, मैं इसमें एक चीज पॉइंट बता दूंगा, अगर उसका आपको डायरेक्ट मीनिंग पता है फिर तो काम ही हल हो गया ना। ये ट्रिक तब है जो आपने कंफर्म भी करनी है, तब है जब आपको आंसर नहीं आ रहा, आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में मीनिंग पता है फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर दे देंगे ना। मीनिंग ही नहीं पता तो तब आप ये जो है वो कर सकते हैं। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेनोवलेंट इज काइंड, पॉजिटिव कॉनोटेशन; जनरस, पॉजिटिव कॉनोटेशन; क्रूअल, नेगेटिव कॉनोटेशन; हेल्पफुल, पॉजिटिव कॉनोटेशन। अगेन दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसका हमने एंटोनिम लिखे। बेनोवलेंट का मतलब होता है रहमदिल, बहुत अच्छा रहमदिल होता है, तो ये भी, ये काइंड भी रहमदिल होता है, हेल्पफुल भी मददगार होता है, अच्छी पॉजिटिव, जनरस होता है, बहुत फयाज किस्म का, सखी किस्म का, तो क्रूअल जालिम किस्म का, तो उसका एंटोनिम हो गया। सो ये ट्रिक आपने देखा कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ काम कर रही है। अगेन आई एम मेंशनिंग दिस कि हो सकता है कि आपके पेपर में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, या 2 इस तरीके से हो फिर ही काम नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसे केस में हुआ तो फिर तो आपके मजे हो जाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अक्रेंस, 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 अक्रेंस। ठीक है, अब ये आप मुझे खुद से बताएंगे कि इसका सही स्पेलिंग क्या है। मैंने लास्ट सेट में आपको बताया था, इस बार आप मुझे खुद ही बताएंगे। ओके, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी sang एंड डांस्ड ब्यूटीफुली, एंड का प्रोनाउन सॉरी कंजंक्शन हुआ यूज हुआ जो कि फैन बॉयज, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। फैन बॉयज वाले जो हैं, मैं बार बार लिखता हूं आपके लिए कि ताकि चलो कभी ना कभी तो समझ आएगी आपको। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये यूज होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ही लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग एंडेड। ओके, देखते हैं इसको। द स्टूडेंट्स रोट एसेज एंड रिपोर्ट्स, एंड यूज हुआ, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। We visited the park and the, again this is not the right answer, so this is the right answer क्योंकि after यहाँ पे यूज हुए। ठीक है, तो this is the right answer and this is the end of second set. I hope कि ये दोनों सेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ज्यादा खिचड़ी हमने मचाई, लेकिन आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर हुए होंगे। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका एंड पे भला हो जाए। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको पेपर से पहले टाइमली चीजें मिलेंगी तो उनका फायदा होगा, लेट मिलेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं 3rd प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।